हेलो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का डिटेल में एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। लेटेस्ट डेटा के साथ इस फंड को हम समझने वाले हैं। तो देखिए, फंड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने हैं। कुछ ही महीनों में ये फंड के 20 ईयर्स पूरे हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, फंड का अगर आप साइज देखेंगे जो दिसंबर एंड के समय में वो 39,385 करोड़ का है, जो कि एक बहुत ही हाई एयूएम कहा जाएगा। ठीक है, मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के यहां पर जो कंपनीज हैं यहां पर रहेंगे। बेंचमार्क क्या है, मतलब फंड को किससे बीट करना है? निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टीआरआई इंडेक्स को बीट करना है दोस्तों। फंड मैनेजर कौन है? और ये इस फंड के साथ बहुत यूनिक हो जाता है, मिस्टर शैलेश राज भान। वो भी लंबे समय से, मतलब डे 1 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट, मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का मिक्स 25% मिनिमम होना चाहिए। फिर जो अलग अलग फंड्स हैं, मार्केट के हिसाब से कभी लार्ज कैप का वेट ज्यादा रख सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक एडवांटेज क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे स्मॉल कैप में ही सिर्फ इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए, लेकिन मुझे रिस्की भी लगता है और लगता है वैल्यूएशन ज्यादा है या स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। लेकिन मल्टी कैप के जरिए हम, ठीक है, स्मॉल कैप थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, लेकिन लार्ज कैप की स्टेबिलिटी को भी हम एक तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में रख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है, स्टेबिलिटी भी है, ग्रोथ भी है। तो ये मल्टी कैप को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। अब जब निप्पॉन मल्टी कैप की हम बात करते हैं, किस तरीके का लेटेस्ट जो पोर्टफोलियो है, तो देखिए, लार्ज कैप का वेट 42% है, ज्यादा कहा जाएगा, 26% मिड कैप है और 32% स्मॉल कैप है। ठीक है, अब यस, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ जगह में रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। अब मान लीजिए हाइपोथेटिकली, ठीक है, अब ये मैं इस फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए फंड मैनेजर को लगता है कि मिड कैप महंगे हैं और आइडियली कोई फ्लेक्सी कैप फंड हो, तो फंड मैनेजर सोचेंगे कि मिड कैप मेरे पोर्टफोलियो में मान लीजिए 15% होना चाहिए। अगर वो फ्लेक्सी कैप फंड है कोई भी तो पॉसिबल है, लेकिन मिड कैप है तो पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो 25% तक ही वो जा सकता है। मिड कैप रखना ही पड़ेगा, लेकिन फंड मैनेजर का व्यू क्या हो सकता है कि नहीं, मुझे मिड कैप को कम करना है, लेकिन वो कम नहीं कर सकते हैं। तो ये एक माइनर सा रेस्ट्रिक्शन जैसा भी हो जाता है, जो कि डिफरेंशिएट जरूर करता है एक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड को। बट इस फंड की अगर हम बात करें, फिलहाल लार्ज कैप और स्मॉल कैप का वेट ज्यादा है, लार्ज कैप का तो और ज्यादा है, 40 से भी ज्यादा का है। अब रिटर्न किस तरीके से है? अब रिटर्न में मैं पहले ही आपको एक चीज बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट या महीने महीने में आप देखेंगे डेटा चेंज होता रहेगा। अब ये 3 महीने बाद भी सोच लीजिए मैं वीडियो बनाता हूं, मान लीजिए फरवरी या मार्च 2025 का वीडियो बनाता हूं अगले कुछ महीनों में, तो बिल्कुल अलग रिटर्न आएगा। तो ये इस पॉइंट पर क्या है, तो इससे आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाइए कि फ्यूचर में भी वैसा रिटर्न मिलेगा। जैसे देखिए, 5 ईयर रिटर्न 24.17 है, तो हम ये नहीं बोल सकते अगले 5 साल में भी इतना रिटर्न आएगा। नो, वो गलत है। यहां मेरा अप्रोच क्या है आपको बताने का, कि क्या फंड ने ये जो भी हमारा बेंचमार्क है उसको बीट किया है कि नहीं किया है। तो देखिए, 5 ईयर में 22.81 है और बेंचमार्क को फंड बीट कर रहा है। 3 ईयर में भी हम देखेंगे फंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 1 ईयर में भी बीट कर रहा है। ठीक है, ये एक डेटा हमको यहां से पता चल रहा है। अब रोलिंग रिटर्न का भी डेटा यहां पर आपके सामने में रखता हूं। जैसे 10 ईयर की स्टडी है और उस 10 ईयर में 3 साल का पीरियड है, उसका रोलिंग रिटर्न हमने यहां पर स्टडी किया है। 2500 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है, तो 12% से ज्यादा फंड कितना परसेंट टाइम था? 55%। क्या नेगेटिव रिटर्न था? तो यस, नेगेटिव रिटर्न भी 10% टाइम में हुआ है। जो मतलब क्या है कि लगभग 2500 अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन है, उतने दिन लगभग हुए हैं, तो 10% दिन में नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है किसी भी 3 साल के पीरियड में। ठीक है, तो आपको रिस्क को भी समझना है और रिटर्न को भी देखना है। मल्टी कैप है, और देखिए मल्टी कैप कैटेगरी में एक अलग बात यह भी हो जाती है कि सेबी बहुत रिसेंट में, ये 3-4 साल पहले ही सेबी के द्वारा भी और ज्यादा क्लैरिटी आई है, तो बहुत सारे नए मल्टी कैप फंड्स आए हैं। लेकिन निप्पॉन इंडिया ने अपना एक पुराना ही जो फंड था उसी को ही थोड़ा सा रीअरेंज किया है और उस हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक पोर्टफोलियो यहां पर बनाया हुआ है। तो मल्टी कैप एक्चुअल में किसी भी फंड की अगर हम कहें कि प्योर जर्नी कब से शुरू हुई है, तो आप मान सकते हैं अराउंड 2021, फिर हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 साल में और बहुत सारे एनएफओज भी आए हुए हैं दोस्तों। तो प्योर मल्टी कैप लास्ट 3-4 साल, क्योंकि 10-15 साल पहले देखेंगे तो फंड का पोर्टफोलियो अलग था, थॉट प्रोसेस यहां पर अलग था दोस्तों। तो ये मल्टी कैप में हमको पुराने डेटा के बेसिस पर थोड़ा सा मुश्किल भी
हो जाता है दोस्तों। अब किस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट है, तो वॉलेटिलिटी हमको स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलती है, कम है। जो वैल्यू रिसर्च का डेटा है, मल्टी कैप 14.43 है, फंड का 13.5 है, कम है। क्या शार्प रेशियो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा है। तो यहां जो दो की पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो वॉलेटिलिटी और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शार्प रेशियो, ये दोनों में फंड अच्छा कर रहा है, जो वैल्यू रिसर्च का जो मल्टी कैप का जो टीआरआई इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में। अब टॉप 10 कंपनीज कौन सी है जिस पर फंड मैनेजर बेट ले रहे हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, वेट सबसे ज्यादा है, लगभग 6%, लेकिन थोड़ा सा ट्रिम किया है। उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक, फिर जीई, वर्नोवा, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, रिलायंस, फिर ईआईएच, उसको थोड़ा सा ट्रिम किया है, फिर इंडियन होटल्स, फिर बजाज फाइनेंस, उसको ऐड किया है पोर्टफोलियो में, 2.37% का वेटेज, और लिंड इंडिया, तो ये 2.32% का वेटेज उन्होंने रखा है। टॉप के कौन से 5 सेक्टर है इस फंड में, क्योंकि मल्टी कैप है तो फंड मैनेजर के पास एक यूनिवर्स भी बड़ा हो जाता है, मतलब टॉप की 500 कंपनियां उनके हाथ में आप मान सकते हैं। अगर ओनली लार्ज कैप हो तो टॉप के 100 कंपनीज, तो यूनिवर्स थोड़ा कम है, तो वो भी एक फायदा है किसी भी मल्टी कैप फंड में। अब जो बैंक्स हैं सबसे ज्यादा वेटेज है, फिर लेजर सर्विसेज, फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, फिर फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी और फाइनेंस, तो इनका सबसे ज्यादा वेटेज है। ये दिसंबर का अगर हम देखें तो कौन कौन सी कंपनियों में और थोड़ा बाइंग किया है फंड मैनेजर ने, जैसे टाटा पावर, फिर विशाल मेगा, रिसेंट आईपीओ ही आया था तो उन्होंने आईपीओ में भी हिस्सा लिया है, फिर देवयानी इंटरनेशनल, डिलीवरी, एनटीपीसी ग्रीन, वो भी आईपीओ आया था, उसको भी ऐड किया है पोर्टफोलियो में, बर्जर पेंट्स, 3M इंडिया। तो अलग अलग वेटेज हो सकते हैं, मतलब इस तरीके से वेटेज है, थोड़ा टाटा पावर का ज्यादा वेटेज होगा, 3M इंडिया का थोड़ा कम वेटेज हो सकता है। अब फंड के बारे में लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, एक इंपॉर्टेंट चीज जो जुड़ी हुई है वो है फंड हाउस, वो पहले देखना है। तो निप्पॉन इंडिया फंड हाउस है, ये फंड हाउस भी आप देखेंगे पिछले 5-6 साल में पूरा चेंज हुआ है, जो निप्पॉन, जो जापानीज मैनेजमेंट टोटली आया हुआ है 5-6 साल, तो वो स्टेबिलिटी भी हमको देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक लिस्टेड कंपनी भी है ये निप्पॉन लाइफ एएमसी, तो ये भी एक चीज है जो थोड़ा सा और फेथ को बढ़ाती है। 4th लार्जेस्ट फंड हाउस है, 5.73 लाख करोड़ का एयूएम है। फंड मैनेजर डे 1 से है और ये एक स्टेबिलिटी बताता है, और एक्सपीरियंस तो उनका है ही, साथ में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप को भी वो मैनेज करते हैं मिस्टर शैलेश राज, तो ये सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है। अगर हम डेटा को देखते हैं तो बेंचमार्क को उन्होंने बीट किया है। यस, बीच बीच में कुछ ऐसे पीरियड आए हैं जहां पर थोड़ा नेगेटिव रिटर्न जो है 3 ईयर के पीरियड में थोड़ा रहा है, लगभग 9-10% के आसपास में भी। रिस्क मैनेजमेंट अगर हम देखें इस मोमेंट पर जो भी डेटा है उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट भी ठीक ठाक इस फंड के ऊपर हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब जब हम मल्टी कैप की बात करते हैं, अब फंड को हमने एनालिसिस कर दिया, मल्टी कैप एज ए कैटेगरी क्या आपके लिए सही है, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, मल्टी कैप में स्टेबिलिटी है क्योंकि लार्ज कैप ज्यादा है, और ग्रोथ भी है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप है, तो वो वॉलेटिलिटी को भी मैनेज कर सकता है। अगर ग्रोथ कंपनीज है तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। स्टेबल कंपनीज लार्ज कैप में बहुत हाई ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा स्टेबिलिटी, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग मिक्स हो जाता है मल्टी कैप, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। और जैसा मैंने एक और एग्जांपल कहा था कि प्योर स्मॉल कैप या प्योर मिड कैप में हम जाएं, वैल्यूएशन ज्यादा हो या ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, तो वाया मल्टी कैप एक अच्छा अप्रोच हो सकता है। फंड मैनेजर के पास भी बड़ा एक यूनिवर्स होता है। प्योर मिड कैप में कितना है, 65%, तो उनको मिड कैप के वही 150 स्टॉक में से ही पोर्टफोलियो रखना है, लेकिन यहां टोटल 500 या उससे भी ज्यादा वो चाहे तो जा सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर एक गोल जरूर आपको रखना है और उसके बाद ही इन्वेस्टिंग प्लान करनी है किसी भी मल्टी कैप कैटेगरी में। हाँ, कंस्ट्रेंट क्या हो सकता है, वो ये है कि वेट मिनिमम रखना ही है, मिड कैप या स्मॉल कैप या लार्ज कैप कुछ भी 25% मिनिमम रखना ही है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां वेट कुछ भी रखे फंड मैनेजर अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। वो चीज थोड़ा मुश्किल हो जाता है मल्टी कैप में, तो थोड़े से कॉन्स्ट्रेंट हमको मल्टी कैप कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। बट ओवरऑल तीनों ही कैटेगरी का, जो लार्ज मिड स्मॉल, उसका एक्सपोजर भी यहां पर मिलता है, तो एक स्वीट स्पॉट में आता है दोस्तों। ये बीच में बिल्कुल मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये तीनों का बिल्कुल सेंटर में क्या रहेगा, तो मल्टी कैप कैटेगरी रह सकती है दोस्तों। तो आइडियल इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपके पास 6 महीने का पैसा है, आपको मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना है, तो उसका थॉट प्रोसेस ही गलत है, इक्विटी ही बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो मिनिमम 5 साल से ज्यादा का ही आपको थॉट प्रोसेस रखना है, गोल को ध्यान में रखना है। मान लीजिए 5 साल के बाद आपका मैरिज है और उसके लिए आपको कुछ भी SIP या लंप सम एटसेट्रा करना है, तो वो गोल को लेकर
आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर 5 साल के बाद आपको मान लीजिए घर खरीदना है तो वो गोल को लेकर आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, अगर आपने हमेशा एफडी में इन्वेस्ट किया है और अब धीरे धीरे करके इक्विटी मार्केट में आना चाहते हैं, तो मे बी मल्टी कैप ठीक अप्रोच नहीं होगा, वो एक तरीके से आपका रिस्क को अचानक से बढ़ा देगा। तो मे बी उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मे बी इक्विटी सेविंग फंड या हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज के और जो दूसरे हाइब्रिड फंड्स हैं उसके द्वारा आप स्टेप बाय स्टेप जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये है थोड़ा जिनका एक्सपीरियंस भी हो गया है मार्केट में, या फिर जिनको थोड़ा हाई रिस्क लेना है, 5-7 साल वोलेटिलिटी रहे मार्केट में, कोई फर्क ना पड़े। जैसे अभी की मार्केट है, बिल्कुल 2025 की शुरुआत में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, पैनिक ना हो मार्केट गिरने से, तो वो कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं वो मल्टी कैप कैटेगरी को स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हमारा फोकस हमेशा रहता है गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पर, और उसके लिए मेरा मानना है रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, और यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है और मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और साथ में मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। पास्ट में मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, अलारा कैपिटल जैसी संस्थाओं में मैंने काम किया हुआ है, और बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैनेज किया है, और अभी भी बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स का जो पोर्टफोलियो है उनका मैं गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो हम यहां पर एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके गोल को लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो गोल क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट इनकम हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन, फॉरेन वेकेशन गोल हो सकता है, बच्चों के एजुकेशन। तो ये सब गोल को किस तरीके से आप विथ ए डिसिप्लिन्ड अप्रोच वाया म्यूचुअल फंड आप पा सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। हमारे जो क्लाइंट हैं उनका हम रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू भी करते रहते हैं, साथ में पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन का सपोर्ट, पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, एसेट एलोकेशन, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में हमारे क्लाइंट्स को एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है। दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आप 1-to-1 म्यूचुअल फंड कंसल्टेंसी को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने गोल प्लानिंग के लिए, तो आप गूगल फॉर्म के लिंक को देख सकते हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे उम्मीद है डिस्कशन से आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।